सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर। अगर आप लोग पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं एग्रीकल्चर से संबंधित तो इस चैनल पर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। आज जो हम सॉल्व करने वाले हैं 2009 की जो परीक्षा हुई थी पीजीटी की, और इसकी परीक्षा कराई गई थी 31 जनवरी 2010 को। तो इस जो 125 क्वेश्चन आए थे उसको आज हम सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, दलहनी फसलें फसल प्रणाली के लिए उपयुक्त होती हैं वे हैं कम समय वाली फसलें, रोगरोधी फसलें, सी वाला है लंबे समय वाली फसलें, चौथा है नमी दबाव रोधी फसलें। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी ए वाला। ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि कम समय वाली फसलें। ठीक है, और हम इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं कि जो फसल प्रणाली के लिए कम अवधि वाली फसलें यानी कि दलहनी प्रजातियां उपयुक्त होती हैं, जबकि दलहनी फसलों के सफल उत्पादन के लिए रोगरोधी किस्मों को उगाया जाता है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। अगर दलहनी फसलों के सफल उत्पादन लेना है तो रोगरोधी किस्मों को उगाया जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 जो 2009 के पीजीटी में पूछा गया था, उसमें पूछा गया गेहूं एक है। ठीक है, बहुत ही सिंपल बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछा गया था। गेहूं एक है, आपको बताना है क्या है, नकदी फसल है, खाद्यान्न फसल है या आच्छादित फसल है या इनमें से कोई नहीं। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि गेहूं एक प्रकार का क्या है, खाद्यान्न फसल है। ठीक है, क्या है, खाद्यान्न फसल। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि गेहूं एक है तो खाद्यान्न फसल है। ठीक है, बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन पूछता नकदी फसल में गन्ना आ जाएगा, आलू आ जाएगा, तंबाकू आ जाएगा, चाय आ जाएगा। ठीक है, ये सब कैसी फसल हैं, ये सब नकदी फसलें हैं। खाद्यान्न फसलें में गेहूं, धान, जौ ये सब खाद्यान्न फसलें में आ जाती हैं। इसके अलावा अगर आच्छादित फसलें पूछता, ठीक है, यहाँ पे जो सी ऑप्शन दिया हुआ आच्छादित फसलें क्या आ जाएगा, लोबिया किस प्रकार का आच्छादित फसल होता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, लोबिया। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है शरदकालीन गन्ना किस माह में बोया जाता है। ठीक है, आपको बताना है शरदकालीन जो सर्दियों में गन्ना बोया जाता है कौन से महीने के अंदर बोया जाता है। पहला ऑप्शन है फरवरी माह में, दूसरा है जुलाई में, तीसरा है अक्टूबर माह में, चौथा है दिसंबर माह में। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सर्दियों में जो गन्ना बोया जाता है वो अक्टूबर के महीने में बोया जाता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सी वाला। ये शरदकालीन गन्ना बुआई का सबसे अच्छा समय जो होता है अक्टूबर महीना होता है। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन पूछ लेता बसंतकालीन गन्ने की बुआई कब की जाती है, तो बसंतकालीन जो गन्ने की बुआई की जाती है वो हो जाएगा फरवरी मार्च में। ठीक है, ये इसमें बसंत काल की गन्ने की बुआई की जाती है फरवरी महीने में। ठीक है, और वर्षाकालीन, ठीक है, अगर पूछता वर्षाकालीन गन्ने की बुआई कब की जाती है तो जुलाई माह हो जाती है। ठीक है, वर्षाकालीन अगर गन्ने की बुआई करना है वर्षा के समय तो कौन सा महीने में वो बुआई करेंगे, जुलाई के महीने में बुआई करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है गेहूं के समय से बुआई के लिए बीज दर है। ठीक है, अगर गेहूं को समय पर बुआई करना है तो उसका सीड रेट क्या होगा। पहला ऑप्शन है 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, दूसरा है 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, तीसरा ऑप्शन कह रहा है 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, चौथा ऑप्शन कह रहा है 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों यानी कि एक हेक्टेयर में 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की बुआई की जाती है, वो भी अगर समय पर बुआई करना है तो। ठीक है, तो इसका गेहूं के समय पर बुआई करने के लिए बीज दर हो जाएगा 100 किलोग्राम। अगर यही पूछता देर से बुआई करना है तो 125 किलोग्राम लगेगा, ये हो जाएगा देर वाला। ठीक है, अगर डिबलर से बुआई करना है तब हमारा सीड रेट लगेगा 25 से 30 किलोग्राम। ठीक है, डिबलर से अगर हम बुआई कर रहे हैं गेहूं की तो बीज दर कितना लगेगा, 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन पीजीटी में हमेशा पूछे जाते हैं। और अगर इस बार अगेती पूछ लिया, फिर पछेती पूछ लेगा, फिर देर से बुआई हो सकता है डिबलर विधि से पूछ लेगा सीड रेट। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते रहते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर।
क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है गेहूं में सिंचाई के लिए सर्वाधिक क्रांतिक अवस्था है। ठीक है, आपको बताना गेहूं की जो सिंचाई करेंगे सबसे अच्छी क्रांतिक अवस्था कौन सी होती है, उसको क्या कहते हैं। CRI अवस्था, दूसरा है पुष्प अवस्था, तीसरी है दुग्ध या मिल्किंग स्टेज पर, चौथा है दाने पकना। ठीक है, इन चारों में से बताइए कि क्रांतिक अवस्था गेहूं की कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गेहूं की क्रांतिक अवस्था जो है CRI। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें CRI स्टेज जो होती है इसकी सिंचाई कितने दिन पर करते हैं, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। 20 से लेके 25 दिन पर इसकी सिंचाई की जाती है। ठीक है, वैसे दिया जाता है 21 दिन पे, लेकिन 20 से लेके 25 दिन के बीच में CRI स्टेज की सिंचाई कर दी जाती है। दूसरी सिंचाई, इसमें गेहूं की सिंचाई कुल 5 सिंचाइयाँ की जाती हैं। पहली सिंचाई 20 से 25 दिन पर करते हैं, दूसरी सिंचाई 40 से 45 दिन पर करते हैं, दूसरी सिंचाई जो 40 से 45 दिन पर करते हैं उसको कहते हैं किल्ले निकलते समय, ठीक है, सिंचाई करना। और तीसरी सिंचाई करते हैं 70 से 75 दिन पर, जो गांठ बन जाती है उस समय सिंचाई करते हैं। और चौथी सिंचाई 90 से लेकर 95 दिन पर सिंचाई करते हैं फूल बनते समय। ठीक है, फ्लावरिंग स्टेज पर 90 से 95 दिन पर चौथी सिंचाई करेंगे। और पांचवी सिंचाई जो होती है हमारी गेहूं की, वो दुग्ध बनते समय यानी कि मिल्किंग स्टेज पर इसकी सिंचाई करेंगे 110 से लेकर 115 दिन के बीच पर। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बीज शोधन डैश 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 बीमारी के नियंत्रण के लिए किया जाता है। ठीक है, आपको बताना है बीज शोधन जो किया जाता है किस बीमारी के नियंत्रण के लिए किया जाता है। मृदा जनित, वायु जनित, तीसरा है बीज जनित, या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि बीज शोधन बीज जनित बीमारियों के लिए किया जाता है। किसके लिए? बीज जनित बीमारियों के लिए किया जाता है। सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन पूछता मृदा जनित बीमारियों के लिए मृदा का शोधन किया जाता है, ठीक है, मृदा जनित बीमारियों के लिए मृदा का शोधन किया जाता है, तो आप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ए वाला। तो हमारे क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सी वाला बीज जनित, यहाँ पे बीज जनित हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है क्षार रोधी फसल है। ठीक है, आपको बताना है क्षार रोधी फसल कौन सी है। लोबिया, मटर, लहसुन या ककड़ी। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा लोबिया। लोबिया यानी कि ऐसी फसल है जो क्षार रोधी फसल होती है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है हमारा निम्नलिखित में से गाय की दुग्धशाला प्रजाति नहीं है। आपको बताना है गाय की ऐसी कौन सी प्रजाति है जो दुधारू नस्ल नहीं है। ठीक है, यानी कि एक काजी जो होता है दुधारू नस्ल है। ठीक है, वो बताना है इनमें से नहीं है। पहला ऑप्शन है साहिवाल, दूसरा है सिंधी, तीसरा है नागौरी, चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी गायें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि नागौरी। नागौरी जो गाय होती है ये एक प्रकार की द्विकाजी नस्ल होती है, यानी कि दुधारू भी होती है और इसका बोझा ढोने के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। नागौर जिला राजस्थान का जो है, इसका वहाँ पे मेला भी लगता है इसका नागौरी बैलों का, तो वहाँ काफ़ी फेमस है। और बाकी साहिवाल और सिंधी और गिर और देवनी, ये जो चारों प्रजातियां हैं ये दुधारू प्रजातियां होती हैं। ठीक है, किस टाइप की होती हैं? दुधारू प्रजातियां होती हैं। और ये नागौरी जो होती है द्विकाजी प्रजाति है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है भंडारित अनाज कीटों के नुकसान से बचाया जा सकता है यदि दाना में नमी सीमा हो। ठीक है, भंडारण जो करेंगे अनाज को उसमें कितनी प्रतिशत नमी कम या अधिक होनी चाहिए जिससे हम कीटों और रोगों से आसानी से बचाया जा सकता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है 10% से कम, दूसरा ऑप्शन है 10% से अधिक, तीसरा ऑप्शन है 10%, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि जब अनाज के अंदर 10% से कम नमी रहेगी तब हम उसको आसानी से सुरक्षित रख सकते हैं, यानी कि कीटों से जैसे घुन वगैरह होते हैं उनसे आसानी से बचाया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है भारत में निम्नलिखित में से किस कीट व रोगनाशी को रोका गया। ठीक है, आपको बताना है भारत में कौन से कीट व रोगनाशी को रोका गया। पहला ऑप्शन है रोगार, दूसरा है DDT, तीसरा है मेटासिस्टोक्स, चौथा है
क्रान, ठीक है। इन चारों में से बताइए किसको रोका गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा DDT। इस पर बैन लगा दिया गया क्योंकि DDT मनुष्यों के लिए हानिकारक होने के कारण, कीटों द्वारा सहनशील होने के कारण भी सरकार द्वारा इसके बिक्री पर प्रतिबंध लगा दी गई, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि DDT, बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है फूल गोभी किस परिवार से संबंधित है, ठीक है। आपको बताना है फूल गोभी कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है, क्रूसीफेरी, पोएसी, मालवेसी या लेग्यूमिनेसी। इन चारों में से बताइए फूल गोभी कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है। तो फूल गोभी की जो फैमिली है वो क्रूसीफेरी होती है, ठीक है। ए वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्रूसीफेरी से और भी कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं उसको भी हम देख लेते हैं। क्रूसीफेरी में फूल गोभी, सरसों, गांठ गोभी, पत्ता गोभी आदि, ये सब जितनी भी आती हैं क्रूसीफेरी फैमिली में आती हैं, ठीक है। और उसके अलावा बात कर लेते हैं पोएसी। पोएसी में जो आती हैं सब्जियां या क्रॉप्स जो भी आएंगी, जैसे धान, गेहूं, मक्का, ये सब पोएसी फैमिली में आएंगी। उसके अलावा मालवेसी में आप लोग जानते हैं गुड़हल हो गया, पटसन हो गया, कपास हो गया, ठीक है। ये सब जितने भी हैं, आंवला हो गया, ये मालवेसी फैमिली में आएंगे। उसके अलावा लेग्यूमिनेसी की बात कर लेते हैं। लेग्यूमिनेसी में चना, मटर, अरहर, ठीक है, ये जो दाल वाली क्रॉप्स होती हैं ये सब लेग्यूमिनेसी फैमिली में आएंगे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि क्रूसीफेरी। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है गांठ गोभी के लिए किस प्रकार की मृदा अच्छी होती है, ठीक है। आपको बताना है गांठ गोभी के लिए किस प्रकार की मृदा सबसे अच्छी मानी जाती है। पहला ऑप्शन है दोमट, दूसरा मटियार दोमट, तीसरा है चिकनी मटियार दोमट, चौथा ऑप्शन है मटियार। तो गांठ गोभी के लिए जो सबसे अच्छी मृदा जो मानी गई है वो दोमट मृदा मानी जाती है, ठीक है। पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पे पूछता कि आलू की खेती के लिए सबसे अच्छी मृदा कौन सी होती है तो उसके लिए हो जाता है बलुई दोमट मृदा, ठीक है। अगर गांठ गोभी के लिए पूछ रहा है तो दोमट मृदा हो जाएगी, ये आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 का निम्नलिखित में से कौन सी मृदा लहसुन की खेती के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, ठीक है। आपको ये बताना है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं, दोमट बलुआर या बलुआर दोमट या दोमट या मटियार। इन चारों में से बताइए लहसुन की खेती के लिए सबसे अच्छी मृदा कौन सी मानी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बलुआर दोमट, ठीक है। बलुआर दोमट मृदा लहसुन की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। अगर यही मटियार की बात कर लेते हैं, जो डी ऑप्शन है, तो मटियार दोमट लहसुन की खेती के लिए एकदम बेकार मानी जाती है क्योंकि घटिया किस्म के लहसुन ये उत्पन्न करती है, ठीक है। इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है अमरूद लगाने की औसतन दूरी क्या है। 5 × 5 मीटर, 6 × 6 मीटर, 8 × 8 मीटर, 10 × 10 मीटर, ठीक है। बड़े पौधे जितने होते हैं जैसे मैंगो वगैरह, कटहल हुए, ये सब, इनकी दूरी हो जाती है 10 × 10। ये आम और कटहल के लिए। आंवला की दूरी कितनी रखते हैं, ये हो गया आंवला की दूरी 8 × 8 आंवला की रख लेते हैं, ठीक है। और अनार और अंजीर, ठीक है, अनार और अंजीर की डिस्टेंस हो जाती है 5 × 5 मीटर, ठीक है। और यहाँ पे बचा है 6 × 6, ठीक है। इसकी दूरी हो जाती है अमरूद की खेती के लिए डिस्टेंस जो रखी जाती है 6 × 6 मीटर पर रखते हैं, ठीक है। 5 × 5 ये हो गया आपके अनार का, अंजीर का। 8 × 8 ये आंवला का हो गया। आम और कटहल के 10 × 10 मीटर पर रखा जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कौन सी मृदा किस्म अधिकतम क्षेत्र रखती है, ठीक है, अधिकतम क्षेत्र क्षमता रखती है। पहला ऑप्शन है दोमट, दूसरा है चिकनी दोमट, तीसरा ऑप्शन है मटियार दोमट, चौथा ऑप्शन है मटियार, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र क्षमता रखती है वो रखेगी मटियार, यानी कि डी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसकी जो क्षमता है, क्षेत्र क्षमता 22.6%, ठीक है, 22.6% इसका हो गया। दोमट की बात कर लेते हैं 18.1 इसका हो जाता है। मटियार दोमट की बात कर लेते हैं 21.5% रखती है। और चिकनी दोमट की बात कर लेते हैं तो ये रखती है 19.6%, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसका हो गया, मटियार का। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि डी वाला। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर
16 पर। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोकप्रिय गेहूं की प्रजाति का नाम है, ठीक है। तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोकप्रिय गेहूं की प्रजाति कौन सी है। PBW 343, UP 2338, K 7903, K 9107। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो लोकप्रिय गेहूं की प्रजाति है PBW 343, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहा है KPJ 59 प्रजाति है, ठीक है। आपको इसको उदय के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बताना है किसकी प्रजाति है, मटर की है, सब्जी मटर की है, मसूर की है या चना की। तो ये जो प्रजाति है ये चना की है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, चना की प्रजाति है KPG 59, इसको उदय के नाम से भी जाना जाता है। और इसे नवंबर के अंतिम सप्ताह से दिसंबर के प्रथम सप्ताह तक इसको बोया जा सकता है, ठीक है। यह एक प्रकार की पछेती किस्म है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 कर रहा है मैदानी क्षेत्रों में राजमा की खेती की जाती है, ठीक है। ये पूछ रहा है मैदानी क्षेत्रों में, ना कि पहाड़ी क्षेत्रों में पूछ रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़कर ही करेक्ट आंसर का जवाब देंगे। तो पूछ रहा है मैदानी क्षेत्रों में राजमा की खेती की जाती है, खरीफ में की जाती है, रबी में की जाती है, जायद में की जाती है या इनमें से किसी में नहीं की जाती है। तो मैदानी क्षेत्रों में जो खेती की जाएगी राजमा में वो खरीफ के सीजन में की जाती है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यही बात करते हैं पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, तो पहाड़ी क्षेत्रों में तो रबी में खेती की जाती है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। अगर पूछता पहाड़ी क्षेत्रों में राजमा की खेती कब की जाती है, तो रबी के सीजन में की जाती है, ये याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है उत्तर प्रदेश में कौन सी फसल जायद मौसम में खेती के लिए हाल ही में प्रस्तुत की गई है, ठीक है। आपको बताना है उत्तर प्रदेश में कौन सी ऐसी फसल है जो जायद के मौसम में हाल ही में इसको जारी की गई है। मटर, सब्जी मटर, मूंगफली, मसूर और जौ, चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रिपीट भी क्वेश्चन हो सकता है इस बार पीजीटी में, 2022 का जो पीजीटी है इसमें रिपीट भी होने का काफ़ी ज़्यादा चांस है, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को आप ध्यानपूर्वक पढ़ के जाएंगे। तो ये जो हो जाएगी ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सब्जी मटर, ठीक है। ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं मूंगफली की। मूंगफली एक प्रकार की खरीफ सीजन की फसल है। जौ की बात कर लेते हैं, जौ और मसूर ये दोनों रबी के सीजन की क्रॉप्स हैं, ये आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है पोटास का प्रयोग सर्वाधिक कार्यक्षम पूर्ण होता है, ठीक है। ये आप क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। पोटास का प्रयोग सर्वाधिक कार्यक्षम पूर्ण होता है। पहला ऑप्शन है बुआई के समय बिखेरने से, दूसरा ऑप्शन है बुआई के 1 माह बाद बुरकाव से, तीसरा ऑप्शन है बुआई के समय बेसल से, चौथा ऑप्शन है पत्तियों पर छिड़काव से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बुआई के समय बेसल से या मौलिक से। तो सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आप याद रखेंगे। पोटास का प्रयोग बुआई के समय बेसल से किया जाता है, तो यह सर्वाधिक कार्यक्षम होता है, इस प्रकार का बताया जाता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है फोरेट का व्यापारिक नाम क्या है, ठीक है। हर दवाओं का अलग अलग व्यापारिक नाम होता है, साइंटिफिक नाम होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा फोरेट का व्यापारिक नाम क्या है। पहला ऑप्शन है टैमिक कहा जाता है, थायोडान के नाम से जाना जाता है, या फोर्टॉक्स के नाम से जाना जाता है, या मेटासिस्टॉक्स के नाम से जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि फोरेट का व्यापारिक नाम क्या होता है, टैमिक के नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद एंडोसल्फान का व्यापारिक नाम क्या होता है, या इसको भी बता दे रहे हैं। एंडोसल्फान का व्यापारिक नाम होता है थायोडान, ठीक है। ये आप याद रखेंगे कि इसको भी पूछ सकता है एग्जाम में 2022 के पीजीटी में। एंडोसल्फान का व्यापारिक नाम क्या है, थायोडान के नाम से जाना जाता है। फोरेट को बता ही दिए, टैमिक के नाम से जाना जाता। और मेटासिस्टॉक्स ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेटासिस्टॉक्स को मेटासिस्टॉक्स के नाम से ही जाना जाता है, ये याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 कर रहा है स्प्रेयर को प्रयोग करने से पहले साफ किया जाता है। जो स्प्रेयर मशीन होती है उसको साफ करने से पहले साफ करते हैं, किससे साफ करते हैं ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 1% क्लोरीन जल से, दूसरा 1% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, तीसरा है ऑप्शन 1% अमोनियम जल से, चौथा 1% ब्रोमीन जल से, ठीक है। तो आपको बताना है स्प्रेयर को प्रयोग करने से पहले किससे हम साफ करते हैं,
जो एकदम पूर्ण रूप से साफ़ हो जाए, ताकि उसमें जो भी पहले स्प्रे किया गया है उसकी कोई रसायन वगैरह उसमें ना रहे। ठीक है, इस प्रकार की बातों को ध्यान रखा जाता है। तो किससे साफ़ किया जाता है, कितनी मात्रा में, ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सेकंड वाला, 1% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से इसको साफ किया जाता है। बी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको HCl के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, HCl के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं क्लोरीन की, 1% क्लोरीन जल का प्रयोग कब करते हैं, कहाँ पर करते हैं, तो इसका प्रयोग करते हैं पानी में जीवाणु रहित करने के लिए। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए डेयरी उद्योगों में हम जो बर्तन हैं उसको क्लोरीन वगैरह से, अगर उनके उसमें बैक्टीरिया वगैरह है तो उसको साफ करने के लिए, उनको नष्ट करने के लिए 1% क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है साइनो गैस पंप है, डस्टर है, फ्यूमिगेटर्स है, स्पेयर है या इमल्सिफायर है। इन चारों में से बताइए साइनो गैस पंप एक प्रकार का क्या है, तो एक प्रकार का फ्यूमिगेटर्स है। ठीक है, तो इसका बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ना डस्टर, ना स्पेयर, ना इमल्सिफायर, ये तीनों नहीं है। तो ये साइनो गैस जो पंप जो होता है एक फ्यूमिगेटर होता है, एक प्रकार का जो धूम्र का प्रयोग करते हैं उसमें गैस के रूप में प्रयोग छिड़का जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है आयरिस अकाल का मुख्य कारण था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आयरिस अकाल का मुख्य कारण है पछेती ब्लाइट रोग, दूसरा बैक्टीरियल ब्लाइट रोग, तीसरा ऑप्शन है ब्लास्ट रोग, चौथा ऑप्शन है ईयर कोकल रोग। ठीक है, इन चारों में से बताइए कौन सा आयरिस अकाल का मुख्य कारण था। तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। आयरिस अकाल का मुख्य कारण लेट ब्लाइट ऑफ पेडी था। ठीक है, लेट ब्लाइट ऑफ पेडी, जिसको पछेती ब्लाइट रोग कहा जाता है, यानी कि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिससे पश्चिमी बंगाल में धान की सारी फसल नष्ट हो गई थी। ठीक है, इससे क्या हुआ था, पश्चिम बंगाल के अंदर धान की जो सारी फसल पूरी नष्ट हो गई थी, इसलिए इसको आयरिस अकाल का कारण कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कम समय में बीज खाद की बुआई एक साथ करने वाला यंत्र है। ठीक है, कम समय में बीज और खाद की बुआई एक साथ करने वाला यंत्र कौन सा, सीड ड्रिल है, डिबलर है, हल के पीछे बीज बोना है या फर्टिकम सीड ड्रिल है। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि डी। इसको कहा जाता है फर्टिकम सीड ड्रिल। ठीक है, जो एक साथ क्या करता है, खाद की बुआई कर सकता है, बीज की बुआई कर सकता है, ये साथ में करेगा। ठीक है, तो सीड ड्रिल द्वारा केवल बीज की बुआई की जाती है, ये आप याद रखेंगे। सीड ड्रिल द्वारा क्या करते हैं, सिर्फ बीज की ही बुआई की जाती है, तथा डिबलर द्वारा 75 सेंटीमीटर लंबे बने खूंटी की सहायता से बुआई की जाती है। ठीक है, डिबलर जानते हैं, खूंटी होती है, उसके अंदर सीड को डालकर उसके अंदर बुआई की जाती है। लेकिन फर्टिकम सीड ड्रिल जो होती है, इसके खाद बीज सब मिक्स करके इसको बुआई कर दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है प्रसार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। ठीक है, आपको बताना है किस देश में हुआ था, कहाँ पर हुआ था प्रसार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। पहला ऑप्शन है यूके में, दूसरा है यूएसए में, तीसरा है भारत में, चौथा है फ्रांस में। ठीक है, प्रसार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो हुआ था वो यूएसए में हुआ था, यानी कि बी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रसार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम यूएसए में हुआ था, तथा प्रसार शिक्षा, अगर ये पूछता प्रसार शिक्षा का प्रारंभ सर्वप्रथम यूके में किया गया था। ठीक है, प्रसार शिक्षा अगर पूछता तो यूके में, और प्रसार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम यूएसए में, ये आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है भारत में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी बताना है, मुंबई में, पोर्ट ब्लेयर में, पांडिचेरी में, मद्रास में। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी, पांडिचेरी में हुई थी, यानी कि सी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में लगभग 500 से अधिक कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना हो चुकी थी। ठीक है, लेकिन सबसे पहले कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ पर हुई थी, पांडिचेरी में हुई थी, ये आप याद रखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है आत्मा संबंधित है। आत्मा एक प्रकार की परियोजना है।
ठीक है, जो भारत सरकार द्वारा चलाई जाती हैं। तो इसमें बताना किससे संबंधित है, NARP से संबंधित है, या NAARM से संबंधित है, या NRAEP से संबंधित है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जो ऑप्शन हमको चाहिए इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो हमारा ऑप्शन लगेगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आत्मा संबंधित जो है वो किससे संबंधित है, NATP से संबंधित है, ये आप याद रखेंगे, NATP से संबंधित है। 4 ऑप्शन में हमें दिखाई नहीं दिया, तो इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा अल्बर्ट मेयर का नाम संबंध है। ठीक है, किससे संबंधित है, नीलखेड़ी विकास परियोजना से संबंधित है, फिरक्का विकास परियोजना से संबंधित है, इटावा अग्रगामी परियोजना से संबंधित है, या श्री निकेतन परियोजना से संबंधित है। ये आपको याद रखना। अल्बर्ट मेयर का नाम जो संबंधित है किससे संबंधित है, ये हो जाएगा इटावा अग्रगामी परियोजना से संबंधित है, यानी कि सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीलखेड़ी विकास परियोजना से बात करें तो SKD, ठीक है, SKD ये नीलखेड़ी विकास परियोजना से संबंधित है। ठीक है, फिरक्का विकास परियोजना, इसकी भी बात कर लेते हैं, तो मद्रास सरकार द्वारा चलाया गया ये योजना है। ठीक है, याद रखेंगे, मद्रास सरकार द्वारा चलाया गया ये एक प्रकार का परियोजना है। और श्री निकेतन परियोजना किससे संबंधित है, ये एकदम रट लेना। श्री निकेतन परियोजना जो है मेरे दोस्तों, ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा चलाया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है भारत में सहकारी साख समितियों का अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है, कब पारित हुआ था, 1902 में, 1904 में, 1906 में, 1912 में। ठीक है, ये जो पारित हुआ था 1904 में, यानी कि बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है दूध दोहने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, नकलिंग विधि, फेस्टिंग विधि, स्ट्रिपिंग विधि, या इनमें से कोई नहीं। तो दूध दोहने की सर्वोत्तम विधि जो मानी गई है वो फेस्टिंग विधि है। ठीक है, यानी कि बी विधि एकदम सही है। नकलिंग विधि और स्ट्रिपिंग विधि से क्या होता है, इससे पशुओं को थनैला रोग होने का चांस बढ़ जाता है। ठीक है, तो सबसे अच्छी जो विधि मानी गई है वो फेस्टिंग विधि मानी गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है लाइन ब्रीडिंग एक प्रकार का है। ठीक है, इन ब्रीडिंग है, आउट ब्रीडिंग है, नेचुरल ब्रीडिंग है, इनमें से कोई नहीं है। तो लाइन ब्रीडिंग एक प्रकार का क्या है, इन ब्रीडिंग है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि फर्स्ट वाला। लाइन ब्रीडिंग एक प्रकार का इन ब्रीडिंग होता है। इसके अंतर्गत पशुओं में एक ही पीढ़ी के अंतर्गत क्रॉस कराया जाता है, ये आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन नंबर 33 ये मैचिंग वाला है, यानी कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है आपको। सूची 1 है, सूची 2 है, इसको मिलाना। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, ये आप जानते हैं। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, यानी कि 4th वाले पे चला जाएगा। भूरी क्रांति किससे संबंधित है, भूरी क्रांति उर्वरक से संबंधित है। ठीक है, नीली क्रांति किससे संबंधित है, ये मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति किससे संबंधित है, अनाज से संबंधित है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि फर्स्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 34 की बात कर लेते हैं। थार पारकर गाय एक प्रजाति है। ठीक है, दुधारू नस्ल है, कामकाजी नस्ल है, द्विकाजी नस्ल है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि थर्ड वाला। ठीक है, द्विकाजी नस्ल। थार पारकर एक प्रकार की कैसी नस्ल है, एक प्रकार की द्विकाजी नस्ल है। दुधारू नस्ल की बात करता तो दुधारू नस्ल में आ जाता साहिवाल। कामकाजी नस्ल में आपको अभी पीछे क्वेश्चन आया था नगोरी जो नस्ल है वो कामकाजी, यानी कि उसको बोझा ढोने के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 35 पर। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि गाय और भैंस किस परिवार से संबंधित है, यानी कि गाय और भैंस इनकी फैमिली बताना है, किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है बोएडी, दूसरा है सुइडी, तीसरा है इक्विडी, चौथा ऑप्शन है कैमेलिडी। तो गाय और भैंस की जो फैमिली है यानी कि परिवार है वो बोएडी फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, बोएडी फैमिली से बिलोंग करते हैं। सुइडी की बात कर लेते हैं। जो सुअर होता है, सुअर, इसका परिवार फैमिली जो होती है वो सुइडी होती है। ठीक है, और कैमेलिडी के बारे में जानते हैं। डी वाला जो ऑप्शन है ये ऊंट जो होते हैं इनकी फैमिली जो होती है कैमेलिडी होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 36 पर। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक होता है नीले प्रकाश में, लाल प्रकाश में, बैगनी प्रकाश में, या हरे प्रकाश में। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि लाल प्रकाश में।
लाल प्रकाश यानी कि बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर सबसे कम की बात करता है यानी कि प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक कम किस में होता है तो बैगनी इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे सर्वाधिक पूछ रहा तो लाल हो जाएगा, कम होगा तो बैगनी होगा, ये आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पर। क्वेश्चन नंबर 37 फार्म योजना है। ठीक है, आपको बताना फार्म योजना क्या है। फार्म बजटिंग है, क्रॉपिंग पैटर्न है, या टाइप ऑफ इंटरप्राइजेज है, या इनमें से कोई नहीं। तो फार्म योजना एक प्रकार का फार्म बजटिंग है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 38 पर। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है C3 पौधों में प्रकाश संश्लेषण का प्रथम उत्पाद है। ठीक है, आपको बताना C3 जो पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण का प्रथम उत्पाद कौन सा निर्माण होता है। पायरुविक एसिड, दूसरा फास्फोग्लिसरिक एसिड, तीसरा ऑक्जेलिक एसिड, तीसरा है सिसनिक एसिड। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फास्फोग्लिसरिक एसिड, यानी कि सेकंड वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम उत्पाद C3 पौधों में यही बनता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और जबकि पौधों में आकीजेलो एसिड, एस्टिक एसिड का निर्माण इसी के द्वारा होता है, ये भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है प्रकाश की तरफ पौधों का झुकाव कहलाता है। ठीक है, अगर कोई प्लांट है, पौधा है, प्रकाश की तरफ झुकाव हो रहा है तो वो क्या कहलाता है। फोटोट्रोपिज्म कहलाता है, वर्नालाइजेशन कहलाता है, या फोटो रेस्पिरेशन कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की तरफ पौधों का झुकाव क्या कहलाता है, फोटोट्रोपिज्म कहलाता है, यानी कि ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है अंकुरण प्रतिरोधित होता है। ठीक है, आपको बताना है प्रतिरोधित होता है, ना कि बढ़ावा देता है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे उसके बाद ही आंसर सही देंगे। तो लाल प्रकाश से, नीले प्रकाश से, यूवी प्रकाश से, या IR प्रकाश से। तो अंकुरण प्रतिरोधित होता है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि यूवी प्रकाश से, सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पे पूछता कि अंकुरण को बढ़ावा देता है, ठीक है, अंकुरण को बढ़ावा कौन देता है तो लाल प्रकाश हो जाता है। ठीक है, लाल प्रकाश जो होता है अंकुरण को बढ़ावा देता है। यहाँ पर प्रतिरोधित होता है पूछा तो यूवी प्रकाश हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पर। क्वेश्चन नंबर 41 कले कणों का माप होता है। ठीक है, कले कणों का माप कितना होता है 1.0 mm, 0.2 से लेके 0.22 mm, या 0.02 mm से कम, या 0.002 mm से कम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि फोर्थ वाला, यानी कि डी, 0.002 mm से कम होता है। ठीक है, अगर मोटी बालू की बात कर लेते हैं 1 से लेके 0.5 mm होता है, कले का 0.002 mm से कम होता है। सिल्ट का पूछेगा तो 0.05 से लेके 0.2 mm होता है। महीन बालू का 0.2 से लेके 0.02 mm होता है। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि कले कणों का माप कितना होता है 0.002 mm से कम, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पर। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है जब एक पौधे पर नर एवं मादा फूल अलग अलग होते हैं कहलाते हैं। ठीक है, एक पौधा है उस पर नर और मादा फूल अलग अलग होते हैं तो क्या कहलाता है, मोनोसियस कहलाता है, मोनोफ्राइट कहलाता है, या मोनोसियस कहलाता है, या हार्मोफ्लाइट कहलाता है, या एपोमिक्सिस कहलाता है। ठीक है, आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रकार के पौधे क्या कहलाते हैं, मोनोसियस कहलाते हैं, यानी कि बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 43 पर। क्वेश्चन नंबर 43 आम्रपाली क्रॉस है। ठीक है, आम्रपाली का क्रॉस बताना है, नीलम दशहरी का है, या दशहरी लंगड़ा का है, या लंगड़ा दशहरी के है, या दशहरी नीलम का है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी आम्रपाली का जो क्रॉस है दशहरी इंटू नीलम के बीच में क्रॉस करके आम्रपाली वैरायटी निकाली गई। अगर पूछ लेगा यही नीलम और दशहरी, ठीक है, नीलम क्रॉस दशहरी, तो इससे क्या निकलेगा, मलिका का निर्माण होगा। ठीक है, मलिका वैरायटी आई है, मलिका। अगर यही पूछ लेता रुमानी और नीलम, ठीक है, रुमानी और नीलम से क्रॉस करके मंजीरा वैरायटी निकली है वह। और एक और पूछता है कभी कभी एग्जाम में, वागनपल्ली और अल्फांसो के बीच में अंकी अरुणा एक वैरायटी निकाली गई है, ये भी हाल ही में निकाली गई है, इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 44 पर। क्वेश्चन नंबर 44 सीड प्लॉट तकनीकी अपनाते हैं,
प्याज में, आलू में, गन्ने में या टमाटर में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि आलू में अपनाया जाता है। सीड प्लॉट टेक्निक किस में अपनाते हैं? आलू के अंदर अपनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 45 पर। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि लीची का उत्पत्ति स्थान है, ठीक है। लीची का उत्पत्ति स्थान आपको बताना है। भारत है, फिलीपींस है, चीन है या म्यांमार बर्मा है? तो लीची का जो उत्पत्ति स्थान है ये हो जाएगा चीन, ठीक है। कहाँ पर है? चीन इसका उत्पत्ति स्थान माना गया। और लीची के अंदर सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। एक प्रकार का सब ट्रॉपिकल क्षेत्रों में इसको लीची को उगाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 46 पर। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है ऐसे फार्म प्रणाली जिसमें हवादार वृक्षों या झाड़ियों को कतारों में उगाते हैं जो मृदा की उर्वरकता और उत्पादकता को बढ़ा देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? एले क्रॉपिंग कहलाते हैं या मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाते हैं या एली क्रॉपिंग कहलाती है या मिश्रित क्रॉपिंग कहलाती है, ठीक है। इस प्रकार की जो क्रॉप्स होती हैं वो कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? वो कहलाएंगी एले क्रॉपिंग, ठीक है। एली क्रॉपिंग या एली क्रॉपिंग कहा जाता है, इसको ये याद रखेंगे। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सी वाला, एली क्रॉपिंग कहलाती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 47 पर। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है मूंगफली प्लस अरहर, ठीक है। उसके बाद फिर गन्ना फसल चक्र की शस्य गहनता प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है। कितनी होगी? मूंगफली प्लस गन्ना के बाद इसके बाद अरहर के बाद गन्ना लगाएंगे तो इसकी फसल चक्र की शस्य गहनता निकालेंगे, कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 150 यानी कि सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुल फसलों की संख्या बटे वर्ष समय वर्षों में इंटू 100, ठीक है। इस प्रकार करके हम इसको निकाल लिया जाता है, ठीक है। तो 150% इसका आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 48। क्वेश्चन नंबर 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धान की एक सुगंधित प्रजाति है, ठीक है। आपको बताना धान की एक सुगंधित प्रजाति कौन सी है? पहला ऑप्शन है जया, दूसरा है बाला, तीसरा टाइप 3, चौथा है टाइप 1, ठीक है। इसकी सुगंधित जो वैरायटी है वो हो जाएगी टाइप 3 यानी कि सी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है एग्रोनॉमी शब्द किस भाषा से लिया गया है, ठीक है। लैटिन भाषा से, ग्रीक भाषा से या फ्रेंच से या जर्मनी से, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बी वाला, ग्रीक भाषा से। एग्रोनॉमी शब्द जो लिया गया है एक प्रकार का ग्रीक भाषा से लिया गया है, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तारामीरा किस परिवार से होता है, ठीक है। इसकी तारामीरा एक प्रकार की वो क्राफ्ट्स है, इसको बताना है ये किस फैमिली से बिलोंग करती है। पहला है क्रूसीफेरी, दूसरा लाइनेसी, तीसरा कंपोजिटी, चौथा है ग्रेमिनी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये फर्स्ट वाला यानी कि क्रूसीफेरी, फर्स्ट वाला एकदम। तारामीरा जो है क्रूसीफेरी फैमिली से बिलोंग करती है। तारामीरा, फूल गोभी ये सब हो गया क्रूसीफेरी से। कंपोजिटी में आ जाएगा आपका सूरजमुखी, ठीक है। और उसके बाद बात कर लेते हैं लाइनेसी में लिनसीड वगैरह आ जाते हैं। ग्रेमिनी कुल में जानते हैं धान गेहूँ ये सब आ जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कौन सी मूंगफली से संबंधित नहीं है, कौन मूंगफली से संबंधित नहीं है, ठीक है, आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है ब्राज़ील, दूसरा है 2n = 40, चौथा है पिंक बीमारी, ठीक है, चौथा ऑप्शन है टिक्का बीमारी। तो इसमें देखिए इसका क्रोमोसोम संख्या 2n = 40 होता है। टिक्का बीमारी इसमें प्रमुख बीमारी है, इसका उत्पत्ति स्थान ब्राज़ील होता है। पिंक बीमारी ये इसमें नहीं लगता है, ये आप याद रखेंगे। पिंक बीमारी जो लगती है ये किस में लगती है? उसमें कपास के अंदर लगती है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सी वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 52 पर। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में किस फल का उत्पादन सबसे अधिक होता है, ठीक है। आम का, केला का, पपीता का, अंगूर का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि केला। भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है केला का होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 53 पर। क्वेश्चन नंबर 53, केला की फसल के लिए उत्तम तापक्रम क्या है, ठीक है। आपको बताना है केला की फसल के लिए सबसे अच्छा तापमान टेम्परेचर कितना अच्छा होता है। 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 21, 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 23 डिग्री सेंटीग्रेड या 26.6
या 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 23 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो केला की खेती के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और भारत में केले का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। प्रति कैलोरी 116 ग्राम ऊर्जा प्राप्त होती है किससे? केला से, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 54 पर। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है नरेंद्र आंवला 6 प्रजाति किसके चयन से विकसित की गई है, ठीक है। चकैया से, हाथी झूल से, बनारसी से या नरेंद्र आंवला 4 से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि नरेंद्र आंवला 4 से जो है नरेंद्र आंवला 6 प्रजाति का चयन किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है लाल मृदा में निम्नलिखित में से किस तत्वों की कमी पाई जाती है, ठीक है। आपको बताना है जो रेड सॉइल होती है उसमें किन पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है। पहला ऑप्शन फास्फोरस और सल्फर, दूसरा फास्फोरस नत्रजन, तीसरा है नत्रजन जिंक, चौथा ऑप्शन है नत्रजन और पोटास। तो उसके अंदर कमी पाई जाती है फास्फोरस और नाइट्रोजन की, यानी कि बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है लाल मृदा में। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 56 पर। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है जैविक उर्वरकों का मुख्य कार्य क्या होता है, ठीक है। जैविक उर्वरकों का मुख्य कार्य क्या होता है? रासायनिक प्रक्रिया में वृद्धि करना, दैहिक क्रिया को बढ़ावा देना, जैविक क्रिया को बढ़ावा देना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बढ़ावा देना, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला, यानी कि जैविक क्रिया को बढ़ावा देना। सी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 57 पर। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में टमाटर के बीज का कितना उत्पादन होता है, ठीक है। 100 किलोग्राम, 105 से लेकर 150 किलोग्राम, 250 किलोग्राम, 150 से लेकर 175 किलोग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 हेक्टेयर में टमाटर के बीज का कितना प्रतिशत उत्पादन? 100 किलोग्राम बीज उत्पादन प्राप्त हो जाता है, यानी कि फर्स्ट वाला एकदम करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 58 पर। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है नहरों के किनारों वाली भूमि किस प्रकार की होती है? अम्लीय और क्षारीय भूमि होती है, अम्लीय भूमि होती है, क्षारीय भूमि होती है, इनमें से कोई नहीं। तो नहरों के किनारे वाली जो भूमि होती है किस प्रकार की होती है? अधिकतर क्षारीय होती है, यानी कि सी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 59 नंबर क्वेश्चन पर। 59 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जैविक उर्वरक नहीं है, ठीक है। आपको बताना है इसमें से कौन सा जैविक उर्वरक नहीं है, ठीक है। मल्टीफ्लेक्स, पीएसबी, वर्मी कंपोस्ट और नाइफेड, ये चारों में से बताइए कौन सा जैविक उर्वरक नहीं है। तो मल्टीफ्लेक्स जो होता है ये जैविक उर्वरक नहीं होता है, ये एक प्रकार का सूक्ष्म पोषक तत्व होता है, ठीक है। क्या होता है? सूक्ष्म पोषक तत्व होता है। बाकी वर्मी कंपोस्ट, नाइफेड और पीएसबी ये तीनों जो होते हैं जैविक उर्वरक होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 60 पर। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है जल भराव की स्थिति में धान की फसल किस रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करती है, ठीक है। ये आपको बताना है NH4 आयन के, नाइट्रेट आयन के रूप में, या NO2 आयन के रूप में, या N2 आयन के रूप में, ठीक है। जल भराव की स्थिति में धान जो होती है नाइट्रोजन को प्राप्त करती है NH4 आयन के रूप में, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कृषि वृद्धि दर में पशुपालन का कितना योगदान है? 10%, 12 से 15%, 7 से 9% या 5%। तो उस समय था इसका योगदान 7 से 9%, यानी कि सी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 62 पर। 62 नंबर क्वेश्चन करा भारत में 30 गायों की दुग्धशाला पर प्रतिदिन कुल कितने दैनिक श्रमिक लगते हैं, ठीक है। भारत में 30 गायों की दुग्धशाला पर प्रतिदिन कुल कितने दैनिक श्रमिक लगते हैं? 8 श्रमिक, 6 श्रमिक, 4 श्रमिक या 10 श्रमिक। तो 30 गायों के ऊपर दुग्धशाला के अंदर 6 श्रमिक की आवश्यकता होती है, यानी कि बी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है भारत में प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रतिदिन कितना दुग्ध उपलब्ध होना चाहिए? 229 ग्राम, 339 ग्राम, 219 ग्राम या 246 ग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 246 ग्राम, ठीक है। तो डी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 64 पर। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है भारत में अंडे उत्पादन के क्षेत्र में विश्व में किस स्थान पर है, ठीक है।
तो प्रथम स्थान पर, द्वितीय स्थान पर, तीसरे स्थान पर या चौथे स्थान पर, ये आपको बताना है कौन से स्थान पर है। तो भारत का जो है स्थान है चौथा है, यानी कि डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर भारत में बात करें सबसे ज़्यादा अंडा उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो भारत में सबसे ज़्यादा जो अंडा उत्पादन करता है आंध्र प्रदेश करता है, ठीक है। बाकी राज्यों जितने भी है भारत में राज्य हैं उनकी अपेक्षा सर्वाधिक अंडा उत्पादन करने वाला राज्य है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है 100 ग्राम अंडे से कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? 175 कैलोरी, 180 कैलोरी, 160 कैलोरी, 130 कैलोरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 160 कैलोरी, सी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर यही बात कर लेते हैं 100 ग्राम मुर्गी के मांस से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो वहाँ पर हो जाता 200 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है 100 ग्राम मांस के, ठीक है। 200 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और अंडे से पूछेगा 100 ग्राम अंडे से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है कैलोरी में, तो 160 कैलोरी, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है जलप्रिय प्रजाति है, ठीक है। आपको बताना है जलप्रिय एक प्रजाति है किसकी? मक्का की, ज्वार की, धान की या जौ की। जलप्रिय एक धान की प्रजाति होती है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और प्रोटीन शक्ति जो है ये मक्का की वैरायटी है, जलप्रिय धान की है, और ज्वार की हो जाएगी CU1 2 4 6, ठीक है। इस टाइप की जितनी वैरायटी होती हैं वो ज्वार की हो जाएंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 67 पर। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है गन्ना प्लस आलू की सह फसल प्रणाली है, ठीक है। गन्ना प्लस आलू की सह फसल प्रणाली है। ऐसी फसलों को क्या कहते हैं, या सिनर्जेनिक फसल कहा जाता है, ठीक है। अगर गन्ना प्लस आलू लगा रहे हैं तो सिनर्जेनिक क्रॉप्स कहलाती है वो। तो ये आपको बताना है कि कब बुआई की जाती है, शरदकालीन ऋतु में, जायद ऋतु में, या बसंतकालीन ऋतु में, या वर्षाकालीन ऋतु में, ठीक है। तो इसकी बुआई करते हैं शरदकालीन ऋतु में, यानी कि गन्ना और आलू को एक साथ बोने को क्या कहते हैं? सिनर्जेनिक क्रॉप कहते हैं, या विधि कहते हैं, या पद्धति कहते हैं, ठीक है, प्रणाली कहते हैं। और ऐसी फसलों को शरदकालीन ऋतु में बोई जाती है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है प्रति हेक्टेयर आलू के लिए बीज दर, ठीक है। आपको बताना है 1 हेक्टेयर में आलू का कितना बीज लगेगा। पहला ऑप्शन है 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर, दूसरा है 10 कुंटल प्रति हेक्टेयर, तीसरा 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर, चौथा ऑप्शन है 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर। तो दोस्तों 1 हेक्टेयर आलू की बीज दर लगेगा 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कैल्शियम की कमी के लक्षण पौधों पर सर्वप्रथम दिखाई पड़ते हैं। आपको बताना कहाँ पर दिखाई देते हैं, निचली पत्तियों पर, बीच की पत्तियों पर, या अंतिम की पत्तियों पर, या सभी पत्तियों पर, ठीक है। तो ऐसा है नहीं कि सभी पत्तियों पर दिखाई देंगे। कैल्शियम की कमी के लक्षण जो अगर दिखाई देंगे वो अंत वाली पत्तियों पर दिखाई देंगे, यानी कि सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कौन सा तृणनाशक गेहूं की चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को मारने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। ऐसा कौन सा खरपतवारनाशी है जो गेहूं की चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार हैं उनको मारने या नष्ट करने के रूप में प्रयोग में लिया जाता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है 2,4-DES 2,4,5-T, तीसरा ऑप्शन है 2,4-DV, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सी वाला 2,4-DV, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो चौड़ी पत्ती खरपतवारों को नष्ट करने के रूप में काम में लिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 पर। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है माया प्रजाति है, आलू की है, चना की है, मटर की है, या राई की है। तो ये प्रजाति है एक प्रकार की राई की, यानी कि डी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 72 पर। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है श्वसन रोग का कारक है खरपतवार, ठीक है। आपको बताना ऐसा कौन सा खरपतवार है जो श्वसन रोग उत्पन्न करता है, या कारक है, या जिम्मेदार है, ठीक है। हिरणखुरी है, बथुआ है, गाजरी है, या कृष्णनील है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि गजरी से श्वसन रोग होने का कारण बन सकता है, ठीक है। इसको पार्थेनियम खरपतवार के नाम से भी जाना जाता है जो मनुष्य में क्या करता है, श्वसन नामक रोग उत्पन्न करता है, ठीक है। इस घास को कांग्रेस घास के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखेंगे। गजरी घास को कांग्रेस घास के नाम से भी जाना जाता है। इसको ये श्वसन रोग उत्पन्न करता है, ये आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 पर। क्वेश्चन नंबर
73, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कौन सी फसल अधिकतम नाइट्रोजन की मात्रा चाहती है। ठीक है, आपको बताना है कौन सी ऐसी फसल है जो अधिकतम नाइट्रोजन की मात्रा की ज़रूरत होती है। आलू में, गेहूं में, जौ में या गन्ना में, इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आलू जो फसल होती है इसको सर्वाधिक नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और 1 हेक्टेयर में लगभग बता दें 170 से लेके 170 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता इसको पड़ती है, ठीक है। और 250 किलोग्राम फास्फोरस और 250 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता पड़ती है आलू की फसल को। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 75 पर। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है भारत में धान की प्रथम विकसित बौनी प्रजाति है, ठीक है। जया है, साकेत 4 है, गोविंद है या नरेंद्र 97। तो भारत में धान की प्रथम विकसित बौनी प्रजाति जो है वो जया हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी? जया हो जाएगी, जो नेटिव 1 से T141 के बीच में क्रॉस करके निकाली गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 पर। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि बौछारी सिंचाई उपयुक्त होती है, ठीक है। आपको बताना है बौछारी सिंचाई उपयुक्त रहती है जहाँ पर मृदा धारण करती है, ठीक है। बौछारी सिंचाई कहाँ पर प्रयुक्त की जाती है, किस प्रकार की मिट्टी होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है मटियार संरचना, दूसरी है दोमट संरचना में, तीसरी ऊंची नीची जगह पर, इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बौछारी सिंचाई का कहाँ पर प्रयोग लेते हैं, जहाँ ऊंची नीची भूमि होती है, यानी कि सी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 76 पर। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है एंडोसल्फान को भी कहा जाता है। एंडोसल्फान को क्या कहा जाता है, यानी कि व्यापारिक नाम क्या है इसका? लिंडेन है या थायोडान, हिल्डान है या अल्ड्रीन है या VSC है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि एंडोसल्फान को किस नाम से? थायोडान के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि बी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं, उसके अलावा जान लेते हैं जैसे फास्मेडीन जो है या फास्मेडान जो होता है इसको डाइमेक्रान के नाम से जाना जाता है। फोरेट को थीमेट के नाम से जाना जाता है। फॉर्मोथियान को एंथ्रियो के नाम से जानते हैं, ठीक है। बाकी एंडोसल्फान को थायोडान के नाम से जाना जाता है, ये आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 77 पर। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सार्वंगी विष है, ठीक है। कौन सा सार्वंगी यानी कि सब जगह विष का काम करता है। पहला ऑप्शन है मेटासिस्टोक्स, दूसरा है फास्मोडान, तीसरा फोरेट, चौथा है इनमें से सभी, ठीक है। ये जो है तीनों हैं ये सार्वंगी विष है, ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, इनमें से सभी हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 78 पर। क्वेश्चन नंबर 78 का DDVP को कहा जाता है, ठीक है। आपको बताना DDVP को कहा जाता है न्यूआन कहा जाता है, मेलाथियान कहा जाता है, थायोडान कहा जाता है या सल्फेक्स कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है भाई दोस्तों बताओ? इसको कहा जाता है न्यूऑन कहा जाता है, ठीक है, यानी कि ए वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो होता है ये क्या काम करता है? ये एक प्रकार का टेन स्पर्श है, यानी कि आंतरिक और ध्रुमक विष होता है, ठीक है, जो लगभग कीटों को कितने मिनटों में मार देता है? 10 से लेकर 15 मिनट में कीटों को मार देता है या समाप्त कर देता है, ठीक है, ये याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 पर। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है वाइटॉक्स से बीज शोधन की मुख्य नियंत्रण विधि है, ठीक है। वाइटावेक्स से बीज शोधन की मुख्य नियंत्रण विधि है अनावृत कंडुआ के लिए, गिरोई के लिए या तुलासीता रोग के लिए, इनमें से सभी, ठीक है। वाइटॉक्स जो है बीज शोधन करते हैं अनावृत कंडुआ रोग के लिए, यानी कि ए वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है जौ की आवृत कंडुआ बीमारी है, ठीक है। आपको बताना है जौ की आवृत कंडुआ बीमारी है एक प्रकार की वाह जीव जनित है, आंतरिक बीज जनित है या वायु जनित है या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ये जौ की आवृत कंडुआ जो बीमारी है एक प्रकार की वाह बीज जनित है, ठीक है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग दोस्तों हमारे चैनल पर नए आए हैं, अगर पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं, अच्छी रैंक लाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर आइए, लाइक करिए, शेयर करिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए। जितने भी वीडियो हम बना रहे हैं उन सभी को वीडियो को आप देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 81 पर। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी खली खाने योग्य नहीं है? अरंडी की खली, सरसों की खली, तिल की खली, चौथा है मूंगफली की खली, ठीक है। तो पूछा है कौन सी खली खाने योग्य नहीं है, ठीक है। तो खाने योग्य खली नहीं होती है, किसकी नहीं होती है? सरसों की खली, ठीक है। सरसों की खली जो होती है खाने योग्य नहीं होती है। बाकी अरंडी की खली ये भी खा सकते हैं,
तिल की खली ये भी खा सकते हैं, मूंगफली की खली ये भी खा सकते हैं, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यानी कि सरसों की खली, बी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है भारत में लगभग 142 मिलियन हेक्टेयर भूमि आती है, ठीक है, कितनी आती है? 142 मिलियन हेक्टेयर भूमि आती है। ये कृषि क्षेत्र में है या गैर जोत भूमि है या वन भूमि है या अपरदित भूमि है, ठीक है, आप करेक्ट इसका आंसर बताइए। तो 142 मिलियन हेक्टेयर जो भूमि आती है वो आती है कृषि क्षेत्र भूमि, ठीक है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 83 पर। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय 1875 में स्थापित किया गया। कहाँ पर स्थापित किया गया है ये आपको बताना है। नई दिल्ली में, हैदराबाद में, पुणे में या कलकत्ता में। तो इसकी स्थापना कहाँ पर हुई है? पुणे यानी कि महाराष्ट्र में, पुणे महाराष्ट्र में इसकी स्थापना 1875 में भारतीय मौसम विज्ञान की स्थापना हुई थी, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 84 पर। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है ठंडी परत पर छोटी सी बूंद के रूप में नमी संघनित होना कहलाता है, ठीक है, ठंडी परत पर छोटी सी बूंद के रूप में नमी को संघनित होना कहलाता है। हेल कहलाता है, ओस कहलाता है, फॉग कहलाता है या रनो कहलाता है। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या कहलाता है? ओस कहलाता है, जिसको ड्यू के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 पर। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? 16 पाए जाते हैं, 18, 20 या 15? इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 15। भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? 15 पाए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 86 पर। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है डिस्क हल में सामान्यतः टिल्ट कोण होता है, ठीक है, आपको बताना है कि डिस्क हल से सामान्यतः टिल्ट कोण होता है 10 डिग्री का, 15 डिग्री का, 20 डिग्री का या 45 डिग्री का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 45 डिग्री का। ये आप याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है पडलिंग का काम है, ठीक है, आपको बताना है पडलिंग का क्या काम है। पहला ऑप्शन है जल का पर्कोलेशन को कम करना, दूसरा है मृदा को पल्वेराइज या समतल करना, तीसरा है खरपतवार मारना, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो पडलिंग का काम क्या होता है? मुख्य काम इसका है जल का पार्कोलेशन कम करना, ठीक है, जल अंदर तक ना जाए, जल भूमि के ऊपर तैरता रहे, ठीक है, ऊपर रहे जल, उसको कहते हैं पर्कोलेशन कम करना, ठीक है। तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला। क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। पहला ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1950 को, 2 अक्टूबर 1952 को, तीसरा है 2 अक्टूबर 1951 को, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 2 अक्टूबर 1952, ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद योजना आयोग अगर पूछता तो 1950 हो जाता, पंचवर्षीय योजना पूछता प्रथम तो 1951 हो जाता, भूदान आंदोलन पूछता तो 1952 हो जाता। ये सभी सन आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 89 पर। 89 क्वेश्चन नंबर आया था कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जिसको IRDP के नाम से जाना जाता है मुख्य इकाई है, ठीक है, किसकी इकाई है? परिवार की, ग्राम की, ब्लॉक की या जिला की, ठीक है। तो एक प्रकार की इकाई किसकी है? परिवार की, यानी कि ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो है 1980 में पूरे देश में लागू किया गया था। इसकी मुख्य इकाई क्या है? परिवार, ये आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 90 पर। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है संचार के तत्व हैं, ठीक है, संदेश हैं, फीडबैक है, चैनल है या इनमें से सभी है, ठीक है। संचार के जो तत्व होते हैं वो सभी है, सेंडर भी होता है, संदेश भी होता है, चैनल भी होता है, फीडबैक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ये डी वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 91। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब खुला? 1972 में, 1980 में, 1975 में या 1969 में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 1975 में खुला था, सी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो बैंक था ये बैंक इंदिरा गांधी के 20
सूत्री कार्यक्रम की देन था। ये उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम मुरादाबाद और गोरखपुर जिले में स्थापित किया गया था। ये भी आप याद रखेंगे, कहाँ पर खोला गया था ये, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद और गोरखपुर जिले में स्थापित किया गया था। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ठीक है, आपको बताना है नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है। ठीक है, पहला ऑप्शन है कृषकों को ऋण देना, दूसरा है कृषि अनुसंधान, तीसरा है कृषि वित्त प्रदान करने वाली संस्थाओं के लिए पुनर्वित्त की व्यवस्था करना, चौथा है कृषि का विकास करना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में आता है ये। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सी वाला, कृषि वित्त प्रदान करने वाली संस्थाओं के लिए पुनर्वित्त की व्यवस्था करना। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में की गई थी। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है लाभ का लगान सिद्धांत किसने दिया था। ठीक है, हॉले ने दिया था, पीसी ब्लेयर ने दिया था, तनसिंग ने दिया था, एफ.एच. वायर ने दिया था। तो इसका हॉले ने दिया था। लाभ का लगान सिद्धांत किसने दिया था? हॉले ने दिया था। ये ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है एलडीआर में अधिकतम लाभ होगा जब एमसी बराबर एमपी, एमसी अधिकतम एमपी, एमपी बराबर टीपी, एमपी अधिकतम टीपी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एमसी बराबर एमपी। ए वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 95। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है 11वीं पंचवर्षीय योजना की समय बताना है। 11वीं पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? 2000-2005 से, 2002 से 2007, 2007 से 2012, 2008 से 2012। ठीक है, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है 2007 से लेकर 2012 के बीच में चलाई गई थी। सी वाला एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है मुख्यतः अम्ल वर्षा में होता है। ठीक है, मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा में क्या होता है? PO4 होता है, NO2 होता है, NO3 होता है, CH4 होता है। तो मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा में क्या होता है? NO2 होता है, यानी कि बी वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 97। क्वेश्चन नंबर कह रहा है वह कोशिकांग जो केवल पौधों में पाया जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, राइबोसोम्स या प्लास्मिड। ठीक है, तो वह कोशिकांग जो केवल पौधों में पाया जाता है वो क्या कहलाता है? प्लास्मिड कहलाता है। ठीक है, यानी कि डी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है कि प्रोटीन का संश्लेषण होता है, सेंट्रोसोम्स में होता है, राइबोसोम्स में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, गोल्जी बॉडी में होता है। ठीक है, प्रोटीन का संश्लेषण जो होता है राइबोसोम्स में होता है हमेशा, यानी कि बी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है तथा माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा ऊर्जा का उत्पादन होता है। इसे ऊर्जा का पावर हाउस भी कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 99 पे। दुग्ध जवर किसकी कमी से होता है? ठीक है, आपको बताना है मिल्क फीवर जो होता है किसकी कमी से होता है? फास्फोरस की, कैल्शियम की, मैग्नीशियम की या पोटेशियम की। ठीक है, तो ये पशुओं में होने वाला एक प्रकार का रोग होता है, ये किसकी कमी के कारण होता है? कैल्शियम की कमी के कारण होता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इसको कैल्शियम की गोलियां दी जाती है, कैल्शियम का इंजेक्शन लगा दिया जाता है। ठीक है, उपचार के लिए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 100 पर। क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है दुग्ध शर्करा एक प्रकार का है, ग्लूकोज होता है, सुक्रोज होता है, लैक्टोज होता है, फ्रुक्टोज होता है। ठीक है, दुग्ध शर्करा एक प्रकार का क्या होता है भाई? लैक्टोज होता है, ये आप सभी लोग जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 पर। क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा है म्यूरेट ऑफ पोटास है। ठीक है, इसका सूत्र बताना है आपका K2SO4, KCl, K2HPO4 या KNO3। म्यूरेट ऑफ पोटास को किस और नाम से भी जाना जाता है? KCl के नाम से भी जाना जाता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है मृदा में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण एजोक्टोबैक्टर करते हैं। ठीक है, सहजीवी प्रक्रम द्वारा करते हैं, असहजीवी प्रक्रम द्वारा करते हैं, या दोनों ए बी दोनों द्वारा करते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि असहजीवी प्रक्रम द्वारा होता है। ठीक है, सेकंड बी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि राइजोबियम बैक्टीरियम सहजीवी प्रक्रिया द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, जबकि एजोक्टोबैक्टर जो होता है असहजीवी प्रक्रम द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है, ये
राइजोबियम अगर पूछेगा तो ये सहजीवी प्रक्रम द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, और एजिप्टोबैक्टर जो होते हैं असहजीवी प्रक्रम द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, ये याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 कह रहा है आयरन पायरॉक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? FeSO4, FeS, FeS2, FeS2। ठीक है, तो इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा FeSO, यानी कि सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, FeS2। क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 कह रहा है रोग फास्फेट का प्रयोग करते हैं लवणीय मृदा में, क्षारीय मृदा में, अम्लीय मृदा में या उदासीन मृदा में। तो ये इसका प्रयोग करते हैं अम्लीय मृदा में, यानी कि सी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105 पर। क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा है अंत सिराओं में क्लोरोसिस किसकी कमी से होता है? ठीक है, अंत सिराओं में क्लोरोसिस किसकी कमी से होता है, ये आपको बताना है। नाइट्रोजन है, मैग्नीशियम है, सल्फर है या फेरस है? ठीक है, तो ये होता है फेरस की कमी, यानी कि डी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 106 पर। क्वेश्चन नंबर 106 किन्नो संकर प्रजाति है। ठीक है, किन्नो एक प्रकार की संकर प्रजाति है, किसकी है? नींबू की है, नारंगी की है, मैंड्रीन की या लेमन की है? ठीक है, आपको बताना है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि मैंड्रीन की है। किन्नो एक प्रकार की संकर प्रजाति है, किसकी? मैंड्रीन की है। सी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 107 पर। क्वेश्चन नंबर 107 कह रहा है फल और सब्जियों का संरक्षण करने हेतु अस्थायी संरक्षण मिलाया जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि पहले देख लेते हैं, ऑप्शन की बात कर लेते हैं। फल एवं सब्जियों का संरक्षण करने हेतु स्थायी संरक्षण मिलाया जाता है सोडियम क्लोराइड का, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का, पोटेशियम सल्फेट का या शर्करा का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का। ठीक है, फल और सब्जियों का संरक्षण करने के लिए पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का प्रयोग किया जाता है, जबकि इसकी कभी कभी शर्करा का भी प्रयोग कर सकते हैं, कभी कभी करते हैं, लेकिन अधिकतर पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का ही प्रयोग किया जाता है, ये याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 108 पर। क्वेश्चन नंबर 108 कह रहा है फूल गोभी में वीपटेल रोग किसकी कमी से फैलता है? ठीक है, आपको बताना है नाइट्रोजन की कमी से, बोरान की कमी से, मोलिब्डेनम की कमी से, जेडेन की कमी से। तो ये होता है मोलिब्डेनम की कमी से फूल गोभी में वीपटेल रोग फैलता है। ठीक है, इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 109 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एग्रीकल्चर शब्द किस भाषा से लिया गया? ग्रीक से, लैटिन से, अरबी से या फ्रेंच से? ठीक है, बहुत ही इजी, बहुत आसान क्वेश्चन है। एग्रीकल्चर जो शब्द लिया गया है ये लैटिन भाषा का शब्द से लिया गया, यानी कि बी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 110 पर। 110 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मोथा किस परिवार से संबंधित है? मोथा किस परिवार से संबंधित है? क्रूसीफेरी, टीलिएसी, साइप्रेसी या ग्रेमिनी? मोथा एक प्रकार की जो फैमिली है, मोथा किस फैमिली से है? ये साइप्रेसी फैमिली से है, यानी कि सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर सरसों पूछता तो क्रूसीफेरी, मोथा साइप्रेसी हो गया, तिल जो है तिलिएसी, ठीक है, धान गेहूं ये हो जाएगा आपका ग्रेमिनी, ये याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111 कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन सी फसल अल्प प्रदीप्तिकालीन है? ठीक है, मक्का, लोबिया, बाजरा, गेहूं, सरसों, चना, मूंग, सोयाबीन, बाजरा, गेहूं, सोयाबीन, बाजरा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि गेहूं, सरसों, चना ये एक प्रकार की अल्प प्रदीप्तिकालीन फसल होती है। ठीक है, गेहूं, सरसों, चना, यानी कि बी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 112 पर। क्वेश्चन नंबर 112 कह रहा है C4 पौधों का क्रम क्या है? ठीक है, आपको बताना है C4 पौधों का क्रम को सजाना है। पहला ऑप्शन है सूडान घास, गन्ना, धान और बाजरा। दूसरा है गन्ना, मक्का, सूडान घास, बाजरा। तीसरा है गन्ना, कपास, धान और मक्का। चौथा कपास, मक्का, बाजरा, गन्ना। ठीक है, इसका जो सही क्रम हो जाएगा वो गन्ना, मक्का, सूडान घास और बाजरा हो जाएगा, यानी कि बी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 113 पर। क्वेश्चन नंबर 113 कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाप करना है। ठीक है, सूची 1 दिया हुआ, सूची 2 दिया गया, एक तरफ फसल क्रॉप्स का नाम दिया हुआ, दूसरी जलमांग है, यानी कि इस फसल को कितनी जलमांग की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे।
तो पहला देखते हैं ज्वार को जलमांग की आवश्यकता होती है 250 से लेकर 300, ठीक है। सोयाबीन की बात कर लेते हैं, सोयाबीन 150 से लेकर 300 एम जलमांग की आवश्यकता होती है। उसके बाद बात कर लेते हैं कपास की, कपास को 350 से लेकर 450 जलमांग की आवश्यकता होती है। और मूंगफली के बारे में जानते हैं 300 से लेकर 350 जलमांग की आवश्यकता होती है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114 पर। क्वेश्चन नंबर 114 करा गन्ने के संबंध में क्षेत्र उच्च उत्पादकता शर्करा मिल की संख्या में कौन सा राज्य अग्रणी है, ठीक है। महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गन्ना के क्षेत्र और उच्च उत्पादकता शर्करा में या कह सकते हैं मिलों की संख्या में कौन सा राज्य सबसे आगे है, तो हो जाएगा महाराष्ट्र, यानी कि फर्स्ट वाला एकदम सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 115 पर। क्वेश्चन नंबर 115 का निम्नलिखित में से कौन सा आलू उत्पाद नहीं है, एसटी कम, कागज, फिनीना या शराब, ठीक है। क्या चीज़ आलू का उत्पाद नहीं होता है, यानी कि आलू से नहीं बनाया जाता है, तो शराब आलू से नहीं बनाई जाती। बाकी एसटी का अम्ल ये भी प्राप्त होता है, कागज भी बनाया जाता है, फेनीना भी बनाया जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सी वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 116 नंबर क्वेश्चन करा अमरूद उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान है प्रथम, द्वितीय, प्रथम, तृतीय, पंचम, ठीक है। आपको बताना उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो उत्तर प्रदेश का स्थान हो जाएगा अमरूद उत्पादन में तीसरा स्थान, ठीक है। उत्तर प्रदेश का स्थान हो जाएगा तीसरा, यानी कि सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैंगो की बात करता तो मैंगो के अंदर आम के अंदर जो होता है उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम स्थान हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 117 पर। क्वेश्चन नंबर 117 करा आलू की टीपीएस प्रजाति निम्नलिखित में कौन सी है, GH 222, चिप सोना सेकंड, आनंद या HPS 1/113 है, ठीक है, 1/113। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि डी, HPS 1/113 है। और अगर बात कर लेते हैं टीपीएस में जो बीज दर लगती है आलू की वो 100 ग्राम प्रति हेक्टर लगती है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 118 पर। क्वेश्चन नंबर 118 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पूछ रहा वेम क्या है, ठीक है। वेम क्या है, विषाणु है, जीवाणु है, शैवाल है या कवक है, ठीक है। चारों में से बताइए वेम क्या है। ये वेम एक प्रकार का क्या होता है, कवक होता है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, वेम एक प्रकार का क्या होता है, कवक होता है, जिसका पूरा नाम क्या होता है, वेस्कुलर अर्वाकुलर माइकोराइजा होता है, ठीक है। यह एक प्रकार का जड़ों के अंदर क्या होता है, कवक जो होता है पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। और जड़ों के अंदर पाई जाती है, भी याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन नंबर 119 कर रहा है पौधों में जिंक का मुख्य कार्य क्या होता है, ठीक है। आपको बताना है पौधे के अंदर जो जिंक होता है वो उसका मुख्य कार्य क्या होता है। पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन को संश्लेषण करना, दूसरा है फास्फोरस को संश्लेषण करना, तीसरा है ट्रिप्टोफॉस संश्लेषण के लिए आवश्यक है, चौथा है बोरान की सक्रियता को बढ़ाना, ठीक है। चारों में से बताइए क्या इसका सही हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ट्रिप्टोफॉस संश्लेषण के लिए आवश्यक है, यानी कि सी वाला, ठीक है। सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पौधों में जिंक का मुख्य कार्य क्या होता है, ट्रिप्टोफॉस संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। इसके साथ साथ जिंक पौधों में हार्मोन्स के निर्माण भी करने में भागीदारी निभाता है, ठीक है। 120 पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 120। चलिए क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कारक नाइट्रिफिकेशन को प्रभावित नहीं करता है, ठीक है। कौन सा कारक नाइट्रिफिकेशन को प्रभावित नहीं करता है, वायु हो गया, बीज, तापक्रम या नमी। इन चारों में से बताइए कौन सा सही हो जाएगा जो नाइट्रिफिकेशन को प्रभावित नहीं करता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बीज, यानी कि सीड, ठीक है। बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 122 पर। क्वेश्चन नंबर 122 कह रहा है मृदा क्षरण प्रक्रिया का सही क्रम क्या है, रील, सीट, गली, गली, सीट, रील। तीसरा ऑप्शन है सीट, रील, गली। चौथा ऑप्शन है सीट, गली, रील। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि फर्स्ट, पहले पे आएगा रील, उसके बाद सीट, उसके बाद गली, यानी कि ये ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 123 पर। क्वेश्चन नंबर 123 कह रहा है जिंक फास्फेट को निम्नलिखित में से कौन किसके साथ मिलाकर प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपको बताना है जिंक सल्फेट को निम्नलिखित में से किसके साथ मिलाकर प्रयोग नहीं करना चाहिए। पहला ऑप्शन है DAP,
कंपोस्ट खाद, अमोनियम क्लोराइड या यूरिया। इन चारों में से बताइए किसके साथ प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डीएपी। डीएपी के साथ क्या जिंक सल्फेट को मिलाकर प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यह एक क्रिया करके अनुपलब्ध हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यह क्रिया करके अनुपलब्ध हो जाता है, गायब हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 124 पर। यह हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन रहेगा। 124 नंबर कह रहा है कीटनाशक निम्नलिखित में से किस यंत्र को विशेष रूप से प्रभावित करते हैं, ठीक है, तो उत्सर्जन तंत्र को, पाचन तंत्र को, तंत्रिका तंत्र को या रक्त संचार को। कीटनाशक निम्न रूप से इसके तंत्रिका तंत्र पर प्रभावित करते हैं, ठीक है, सी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, तंत्रिका तंत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 125। क्वेश्चन नंबर 125 जो कि आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। ये जो पेपर था हमारा 2009 पीजीटी का पेपर आया हुआ है, इसको आज हम सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पीजीटी में आते रहते हैं और इसी रूप से हम पीजीटी की तैयारी करेंगे और आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कृषि विज्ञान केंद्रों की सफलता का श्रेय किसको दिया जाता है, ठीक है, पूछ रहा कृषि विज्ञान केंद्रों की सफलता का श्रेय किसको दिया जाता है सबसे ज़्यादा। डॉक्टर आर.एच. परोदा को, डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद को, डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को या डॉक्टर मंगला राय को, ठीक है। चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा श्रेय जो दिया जाता है डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को दिया जाता है, यानी कि सी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर खोला गया, पांडिचेरी में खोला गया, ठीक है, और इसकी सफलता का श्रेय जो है डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को दिया जाता है। और वर्तमान में लगभग 568 कृषि विज्ञान केंद्र पूरे देश भर में कार्यरत हैं, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। आज की सीरीज हमारी यहीं समाप्त हुई, जो कि हम 2009 पीजीटी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। आगे भी इसी प्रकार की सीरीज हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए सभी दोस्तों को धन्यवाद।